हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले। जी हां दोस्तों, तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने की है खूब तारीफ भारत की। जी हां दोस्तों, जमकर तारीफ की गई है। बताएंगे बड़ी खबर, साथ ही बताएंगे जहां महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार केंद्र पर हमला बोला है। दोस्तों इस बार गुपकार गठबंधन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों बताएंगे क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, और इसी बीच आप सभी को बताएंगे जहां पुलवामा में फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है अभी की स्थिति, और इसी बीच बताएंगे जहां पर इजराइल से गुपचुप दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान, खुलासा हुआ तो पूरे इस्लामाबाद में मच गया भारी बवाल। जी हां दोस्तों, और साथ में आपको बताएंगे जहां लद्दाख हादसे में सेना ने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों जहां मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक सर्वे किया गया दोस्तों, जिसमें केंद्रीय मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह पहली पसंद। बताएंगे दोस्तों किसे कितनी रैंकिंग मिली है, और साथ ही राशन कार्ड सरेंडर पर नया अपडेट आया है। दोस्तों ये लोग आज ही हो जाएं सावधान, वरना सरकार करने जा रही है ये काम। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जी हाँ, तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने की खूब जमकर भारत की तारीफ। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान को भारत की जरूरत महसूस होने लगी है दोस्तों, और यही कारण है कि तालिबान के वरिष्ठ नेता अनस हक्कानी ने भारत की जमकर तारीफ की है। अनस ने कहा है कि भारत के लिए अफगानिस्तान के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उसने क्रिकेट के जरिए दोनों भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। अनस हक्कानी तालिबान सरकार में पूर्व अफगान अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की वापसी और संचार आयोग का मुखिया है दोस्तों। वो हक्कानी नेटवर्क के सरगना और अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई भी है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हक्कानी ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत का जो भी दाव है उसे अमीरात की स्थिर सरकार के तहत फिर से हासिल किया जा सकता है। अमीरात अपना समर्थन और आश्वासन देता है। इसके बावजूद अगर कोई समस्या है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी आकांक्षाओं का समाधान किया जाए। हम चाहते हैं कि भारत अपने दूतावास को फिर से खोले, अफगान लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में मिले। जी हाँ दोस्तों, अमीरात को कोई समस्या नहीं है और इसके दरवाजे खुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए और हमारे साथ पुराने दोस्तों की तरह रहिए। साथ में दोस्तों जमकर भारत की तारीफ की गई है, वो भी अनस हक्कानी के द्वारा। ऐसे में दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि अफगानिस्तान के साथ फिर एक बार भारत के अच्छे संबंध होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबर बड़े ही खतरे का विषय है दोस्तों, और पाकिस्तान को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तालिबान की पैरवी पाकिस्तान ने की थी दोस्तों, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान के पस्त का सबसे बड़ा कारण बनेगा। आप लोग मानते हैं कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इमरान खान ने या पाकिस्तान ने जो भी सोचकर तालिबान को शरण दी थी दोस्तों, तालिबान की विजयी करवाई, वो सोच आज पाकिस्तान को उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां आपकी इच्छा हो। अगली खबर की बात करें, जहां महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार पर हमला बोला है दोस्तों। कहा गुपकार गठबंधन से डरती है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार महबूबा मुफ्ती बौखलाती नजर आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए सरकार जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन से डर गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है, क्योंकि अगर हम और आप साथ आते हैं तो केंद्र की योजना फेल हो जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र को कश्मीर मामले पर अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन एक राजनीतिक समूह है जिसमें जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रीय दल शामिल है दोस्तों। अनुच्छेद 370 के खत्म होने के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में इस समूह का गठन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुपकार गठबंधन ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने की खबर को
दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। गुपकार समूह ने बयान जारी करके कहा था कि यासिर मलिक को सजा से कश्मीर में शांति के प्रयासों को झटका लगेगा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने श्रीलंका में चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संकट का हवाला देते हुए कहा था कि ये भारत के लिए वेकअप कॉल है। उन्होंने कहा था कि साल 2014 से भारत में सांप्रदायिक उन्माद और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। सामाजिक सौहार्द और आर्थिक सुरक्षा को ताक पर रखकर धार्मिक बहुसंख्यवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हर बार महबूबा मुफ्ती दोस्तों मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती है और बार कोई ना कोई नया मुद्दा उठाकर भारत के लोगों को ये जताने की कोशिश करती है दोस्तों कि मोदी सरकार कुछ गलत कर रही है। लेकिन शायद दोस्तों महबूबा मुफ्ती को नहीं पता कि जो भारत की जनता की बोली है वही मोदी सरकार है। और दोस्तों कश्मीर पर पाकिस्तानी सोच और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की दलीलें कभी काम नहीं आएंगी दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को कैसे जवाब देना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ शुरू, जवान मोर्चे पर डटे हुए। जी हां दोस्तों, पुलवामा के गुंदीपोरा इलाके में रविवार की शाम को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने ये कुलगाम पुलिस से मिले इनपुट पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया। जवान मोर्चे पर अभी तक डटे हुए हैं। जी हां दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां यहूदी एजेंट इजराइल से गुपचुप दोस्ती बढ़ा रहा पाकिस्तान खुलासा हुआ तो इस्लामाबाद में मच गया बड़ा बवाल। जी हां दोस्तों, इजराइल को देश के तौर पर मान्यता ना देने वाला पाकिस्तान बैक चैनल से दोस्ती की पहल करते पकड़ा गया है। दोस्तों इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरजोग ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में पाकिस्तानी अमेरिकियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। उन्होंने इस मुलाकात को अद्भुत अनुभव बताया और कहा कि इससे साबित होता है कि मुस्लिम जगत का विचार इजराइल को लेकर बदल रहा है। इजरायली राष्ट्रपति के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल मच गया है। दोस्तों विपक्ष में बैठी इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने शहबाज शरीफ सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। पीटीआई के नेताओं ने शहबाज शरीफ सरकार को यहूदी एजेंट करार दिया है तो वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है। जी हां दोस्तों, बता दें इस खबर के सामने आते ही पूरे पाकिस्तान में बवाल मच गया। विपक्षी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीटीआई नेता शिरीन मजारी ने व्यंग करते हुए कहा कि आयाती सरकार ने अमेरिका से किए गए वादे को पूरा किया है, उन्होंने इसे शर्मनाक अधीनता करार दिया है। तो वहीं पीटीआई के दूसरे वरिष्ठ नेता इमरान इस्माइल ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी अध्यक्ष इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा था उनका पूरा जीवन अब प्रमाणित यहूदी एजेंट और गुलाम साबित हुआ है। यानी कि दोस्तों फिर एक बार पाकिस्तान का सियासी गलियारा गर्म हो चुका है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर लद्दाख हादसे में सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों ड्राइवर अहमद शाह पर हुआ एफआईआर दर्ज। जी हां, लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को हुए वाहन हादसे में मारे गए सैनिकों के मामले में बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। दोस्तों श्योक नदी में बस गिरने के मामले में ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घायल जवानों को हेल्थ अपडेट भी जारी किया गया है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने शनिवार को कहा कि लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में शुक्रवार को वाहन के सड़क से फिसलकर श्योक नदी में गिरने से घायल हुए 19 सैनिकों की हालत स्थिर है। हादसे में 7 जवानों की मौत हो चुकी थी। नुब्रा के स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर स्टैनजिन दोरजे ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये ड्राइवर की लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। चांगमार के चालक अहमद शाह ने बस से नियंत्रण खो दिया और ये लगभग 80 से 90 फीट की गहरी खाई में लुढ़क गई। इसके बाद लेह पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया। सेना के अधिकारी ने जानकारी दी है कि ड्राइवर अहमद शाह के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 यानी कि तेज या लापरवाही से गाड़ी चलाना, 337 यानी मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना, 304 ए यानी लापरवाही से मौत का कारण के तहत मामला दर्ज किया गया है। केस नुब्रा थाने में दर्ज कराया गया है। दोस्तों सेना के एक अधिकारी ने कहा कि ये घटना इसका सबूत है कि किस तरह सैनिक सुदूर इलाकों में अपनी ड्यूटी करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर को क्या आप भी सही मानते हैं दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर की ही लापरवाही से ये बस खाई में गिरी
रही है, क्योंकि इससे पहले भी इस रास्ते से बस निकलती है दोस्तों, लेकिन आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अचानक ये खबर आती है कि एक बस पलट जाती है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, ड्राइवर पे FIR के साथ साथ जांच होनी भी जरूरी है? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां मोदी सरकार के पूरे 8 साल होने पर केंद्रीय मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह पहली पसंद। आपको बता दें आखिर सर्वे में किसे कितनी मिली है रैंकिंग। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार के टॉप मंत्रियों को लेकर एक सर्वे कराया गया, जिसमें राजनाथ सिंह सबकी पहली पसंद बने हैं। जी हां दोस्तों, सर्वे के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार समर्थक और सरकार विरोधी दोनों की ही पहली पसंद है। तो वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी दलितों, भूमिहीन मजदूरों और निम्न आय वर्ग के लिए लोगों की पहली पसंद है। सर्वे के मुताबिक NDA समर्थक और विरोधी दोनों की टॉप 5 की सूची में स्मृति ईरानी का नाम शामिल है। जी हां दोस्तों, INSC वोटर के सर्वे के अनुसार सरकार समर्थक और सरकार विरोधी दोनों ही राजनाथ सिंह को मोदी सरकार का शीर्ष मंत्री मानते हैं। राजनाथ सिंह के बाद दूसरे नंबर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का नाम आता है। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक NDA मतदाता के बीच राजनाथ सिंह 8.7 स्कोर के साथ सबसे आगे, तो विपक्ष समर्थकों के बीच भी उनकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। जी हां दोस्तों, इसी बीच सर्वे में टॉप 3 पर गृह मंत्री अमित शाह जी का नंबर आता है। सरकार समर्थक लोगों के बीच अमित शाह जी नंबर 3 पर है। जी हां दोस्तों, सर्वे में विदेश मंत्री S जयशंकर दोनों सूचियों में चौथे स्थान पर है। तो वहीं सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्षी समर्थकों की सूची में चौथे और NDA समर्थकों की सूची में छठे स्थान पर है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, आपके अनुसार कौन किसने नंबर पर होना चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, चीन को भी छोड़ा पीछे। जी हां दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच 2021-22 में हुए द्विपक्षीय व्यापार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जी हां दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। दोस्तों, इस तरह भारत के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, इस पर आपकी निजी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आने वाले समय में दोस्तों हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा और अमेरिका के साथ भी डीलिंग कम होंगी। क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां रशिया यूक्रेन युद्ध क्या होगा खत्म, पुतिन और जेलेंस्की करेंगे इस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन के साथ बैठक कर सकते हैं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के मध्य शुरू हुए युद्ध के चौथे महीने में प्रवेश करने के बाद ये पहला मौका है जब इन दोनों देशों के प्रमुख नेता आपस में मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही ये जानकारी भी मिल रही है कि एर्दोगन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति सोमवार को पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के बाद पहली बार रविवार को देश के युद्धग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव क्षेत्र की यात्रा की, जहां से मॉस्को सैनिक हाल ही में बमबारी करने के बाद पीछे हट गए थे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जमीयते उलेमाए हिंद के नेता मौलाना मदनी ने कहा, ये मुल्क हमारा है, हम डराने की कोशिश नहीं कर रहे। कल आंसू आज अंगारे। जी हां दोस्तों, देवबंद में दूसरे दिन भी जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन चला। इस दौरान जमीयत की तरफ से कई तरह के प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह जैसे मामले भी शामिल हैं। सम्मेलन के दूसरे दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन विचारधारा पर समझौता नहीं हो सकता। मदनी ने कहा कि शरीयत में दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे दिन की वर्किंग कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव हाफिज उबैद उल्लाह ने पेश किया, जिसका समर्थन दारुल उलूम के नायब मोहतमीम मुफ्ती राशिद आजमी समेत सम्मेलन में शामिल लोगों ने किया है। दोस्तों, प्रस्ताव में प्राचीन इबादत गाहों को लेकर बार बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इससे देश का अमन खतरे में डाल ऐसी ताकतों का समर्थन किया जा रहा है जो मुल्क के लोगों के लिए और मुल्क की अखंडता को नुकसान पहुंचाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों इनका कहना है कि ये मुल्क इन्हीं का है और ये लोग डराने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे में आपकी क्या राय होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि इन भड़काऊ भाषण से फिर देश में एक बार आग लग सकती है? दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां चीन की हरकतों से परेशान है दुनिया। उइगर मामले में यूनाइटेड नेशन मानवाधिकार प्रमुखों ने
पॉलिसी पर पुनः विचार करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बोचेलेट ने शनिवार को कहा कि उन्होंने चाइना के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर और अन्य मुस्लिम बहुल समूहों के लिए लागू किए गए आतंकवाद और कट्टरपंथ रोधी कदमों के प्रस्ताव के बारे में चीनी अधिकारियों के समक्ष चिंता जताई है। चीन के 6 दिवसीय दौरे के तहत शिनजियांग का दौरा करने वाली बोचेलेट ने कहा कि ये यात्रा किसी जांच के लिए नहीं थी, बल्कि वरिष्ठ चीनी नेताओं के समक्ष चिंताओं को उठाने का अवसर था। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की तरफ, जहां पुतिन को अब बूढ़े सैनिकों से आस, नया कानून किया पारित, अब 40 पार के लोग ही बनेंगे सेना का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस युद्ध के लंबे खींचने के बाद पुतिन का हौसला डगमगाने लगा है क्या? रशिया की फौज के लड़ाके लड़ते लड़ते बुरी तरह थक गए हैं दोस्तों, और इसी कारण रूसी सेना की रफ्तार कुंद पड़ गई है और ऐसे में खुद को मजबूत करने के लिए रूस सैन्य सुधारों पर जोर दे रहा है। अब रशिया में 40 पार वाले लोग भी सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं दोस्तों। चौथे महीने में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में रशिया को सैनिकों और सैन्य उपकरणों का खासा नुकसान उठाना पड़ा है, और यही वजह है कि रूसी सरकार नियमों में ढील देकर सेना में और अधिक लोगों की भर्ती करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक नए कानून पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं दोस्तों। इससे पहले रूसी सेना में 18 से 40 वर्ष तक के लोगों की भर्ती की जाती थी, जबकि विदेशियों के लिए ये उम्र सीमा अधिकतम 30 वर्ष थी। लेकिन अब दोस्तों 40 से ऊपर उम्र के लोगों को भी सेना में भर्ती किया जा रहा है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या बड़ी वजह हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां आतंकवाद के समर्थक देशों को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फंसा दिया, फिनलैंड स्वीडन की नाटो में एंट्री। जी हाँ दोस्तों, रूस के डर से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहे फिनलैंड और स्वीडन की उम्मीदों पर तुर्की ने पानी फेर दिया है दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि वह आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते फिनिश और स्वीडिश प्रतिनिधि मंडलों के साथ तुर्की की बातचीत अपेक्षित स्तर पर नहीं थी। ऐसे में अंकारा नाटो में प्रवेश करने वाले आतंकवाद समर्थक देशों के लिए हाँ नहीं कह सकता। एर्दोगन ने इस रुख के बाद आशंका जताई जा रही है दोस्तों कि फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इमरान खान से ऐसा क्यों बोली मरियम नवाज, कहा अपने बेटों को पाकिस्तान में बुलाओ। जी हां, पाकिस्तान की सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान लगातार सरकार विरोधी रैलियां कर रहे हैं और अपने समर्थकों संग बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं दोस्तों। इसी बीच उन्होंने चुनाव की मांग को लेकर शुरू किया आजादी मार्च खत्म करने का फैसला लिया है दोस्तों। इससे पहले उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए अपने समर्थकों का आह्वान किया था। हालांकि इस आजादी मार्च को लेकर वे लगातार निशाने पर रहे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान अपने बेटों को पाकिस्तान में बुलाएं और उन्हें सड़कों पर उतारें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इमरान खान ने जल्द चुनाव की मांग को लेकर एक विशाल आजादी मार्च की शुरुआत की थी और उन्होंने इस मार्च को जिहाद का नाम दिया था। इसी को लेकर वे निशाने पर आ गए। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ मुस्लिम लीग की उपाध्यक्ष और पीएम के भतीजी मरियम नवाज ने कहा कि अगर इमरान खान को लगता है कि ये मार्च एक जिहाद है तो उन्हें लंदन में रह रहे अपने बेटों को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि जिहाद तो हर मुसलमान का फर्ज है। अगली खबर की बात करें, जहां सरकार बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी से मिलना चाहते थे इमरान खान, बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की राजनीति में मचा भूचाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी इमरान खान सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि सरकार गिरने से पहले इमरान खान देश के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मिलना चाह रहे थे और अपनी सरकार बचाने के लिए मदद की उम्मीद कर रहे थे। ये दावा एक कथित ऑडियो लीक में किया गया है दोस्तों। बात करें अगली खबर की, जहां पर नेपाल में लापता हुए विमान का मलबा मिल गया है दोस्तों। पायलट के फोन को ट्रैक करके ऐसे पहुंची सेना। दरअसल नेपाल में पोखरा के जोम सोम जा रहा यात्री विमान दुर्घटना का शिकार हो गया है दोस्तों। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग थे। इसमें मुंबई से आए 4 भारतीय भी शामिल थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि सुबह 10:07 पर विमान से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। शाम करीब 4 बजे विमान का मलबा मिला है। पायलट के फोन के जीपीएस को ट्रैक करके विमान का पता लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रेमनाथ ठाकुर ने बताया है कि घटना स्थल पर जांच पड़ताल की जा रही है, स्थिति का पता लगाया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों द्वारा नेपाल सेना को दी गई जानकारी के मुताबिक तारा एयर का विमान मनापित हिमाल लामचे नदी के मुहाने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सेना के
प्रवक्ता नारायण सिलवाल ने कहा कि नेपाल सेना जमीन और हवाई मार्ग से घटना स्थल की ओर बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक लोगों के हताहत की खबर नहीं आई है दोस्तों, क्योंकि किसी की अभी तक कोई खबर नहीं है दोस्तों, ना मरने की ना जीने की खबर है। जैसे ही कोई खबर आती है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के अकाउंट में पैसे डालेंगे पीएम मोदी जी, हेल्थ कार्ड की पासबुक भी सौंपेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30 मई को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करेंगे। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ कार्ड की पासबुक बच्चों को सौंपी जाएगी। इस योजना के जरिए अनाथ बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशस्त्र बनाना है और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहायता से उपायुक्तों द्वारा बच्चों की पहचान की गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मोदी जी के इस कार्य को सराहते हैं दोस्तों तो लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक दिन पहले पंजाब सरकार ने वापस ली थी सुरक्षा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है दोस्तों। मूसेवाला पर मनसा के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी। घटना के बाद मूसेवाला को गंभीर हालत में मनसा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना में मूसेवाला के साथ रह रहे 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर काले रंग की कार से आए थे। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है दोस्तों। आखिर क्यों हुई हत्या, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के निशाने पर थे। आज तक ने मल्टीपल एजेंसी के सूत्रों से बातचीत की, जिसमें यह जानकारी सामने आई है कि हाल फिलहाल में सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि परसों की बात है दोस्तों, जहां पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने दोस्तों सिद्धू मूसेवाला से सुरक्षा वापस ले लिया था दोस्तों। और आखिर क्या इनकी मौत पूर्व सुनियोजित थी? आपको क्या लगता है, क्या सबसे बड़ी चाल हो सकती है? किसी की कमेंट में दोस्तों अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर फाइनल मैच देखने कल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह जी जयशाबी स्टेडियम में मौजूद रहे। सुरक्षा में 6000 पुलिस कर्मी थे तैनात। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा था। गृह मंत्री अमित शाह जी भी ये मुकाबला देखने स्टेडियम में पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, वहीं इस मैच को देखने के लिए लगभग 1 लाख से भी ज्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। बात करें अगली खबर की, जहां आजम खान की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में दिक्कत। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है दोस्तों। उन्हें दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बीजेपी ने जारी कर दिया राज्यसभा के 16 उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश का रहा दबदबा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिनमें केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण को क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, 16 उम्मीदवारों में से 6 उत्तर प्रदेश से हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर रामपुर लोकसभा सीट पर बीएसपी नहीं लड़ेगी उपचुनाव, मायावती का बड़ा फैसला। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। पार्टी ने इस सीट पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। रामपुर लोकसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव होना है। बीएसपी ने कहा कि पार्टी ने ना तो इस सीट पर चुनाव लड़ेगी और ना ही किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर राशन कार्ड सरेंडर पर नया अपडेट आया है दोस्तों। ये लोग आज ही हो जाएं सावधान। बता दें, राशन कार्ड को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। अब इस क्रम में सरकार का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अगर आपके पास गाड़ी है, पक्का मकान भी, और ऐसे में आप पीडीएस यानी जन वितरण प्रणाली का लाभ ले रहे हैं, तो अब आप सावधान हो जाएं दोस्तों। दरअसल बिहार में पंचायती राज विभाग ने ऐसे लाभार्थियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग ने राशन कार्ड बंद करने के साथ साथ कार्रवाई करने वाला है दोस्तों, और इसको लेकर विभाग पूरी तैयारी में है। बिहार में हर पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है। ऐसे लोगों की लिस्टिंग भी की जा रही है। गौरतलब है कि योजना के तहत खाद्य उपभोक्ता विभाग
विभाग जन वितरण प्रणाली से 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं देता है, लेकिन नियम के अनुसार ये उसे मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे है और जिनके पास कच्चा मकान हो और घर में कोई खास सुविधा ना हो। लेकिन विभाग का कहना है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारी सुविधाओं के होते हुए भी इसका लाभ ले रहे हैं, ऐसे में इन पर एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर सिर्फ बिहार वासियों के लिए था दोस्तों। राशन कार्ड को लेकर बात करें अगली खबर की, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर है दोस्तों। सरकार आपको बड़ी सहूलियत देने जा रही है। अब आपको एक बड़ी झंझट से मुक्ति मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, यानी आरटीओ के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया है। अब आपको डीएल के लिए आरटीओ जाकर कोई ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ड्राइविंग स्कूल जाकर ही ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और वहां से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको आरटीओ में दिखाना पड़ेगा एक बार और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।